Hello student, welcome again. Today we will discuss about the metallic character in the periodic table. कि metallic character क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम metallic character. स्टूडेंट, periodic table के अंदर दो तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें एक को हम लोग बोल देते हैं मेटल्स और एक होते हैं नॉन मेटल. इनके अलावा एक और कॉन्सेप्ट या एक और तरीके का एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिन्हें हम मेटलॉइड्स कह देते हैं. जिन्हें क्या कह देंगे हम लोग? मेटलॉइड्स. जिनके अंदर मेटल्स की एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, उन्हें हम क्या बोल देंगे? मेटलॉइड कह देंगे, या इनको हम सेमी मेटल भी कह देते हैं. इन्हें हम सेमी मेटल भी कहेंगे. तो मैं मेटल की डेफिनेशन लिखूं या मेटल के बारे में कहूं तो मेटल क्या है कि बेस्ड ऑन physical and chemical property, periodic table have two type of class, मेटल एंड नॉन मेटल. मीन्स हम दो तरीके के एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल किनको कहेंगे हम लोग? मेटल आर दोज आर मेटल, दोज एलिमेंट्स या फिर एटम आर मेटल विच हैव सिल्वर लस्टर इनसाइड इट. किसी मेटल के अंदर अगर सिल्वर लस्टर प्रेजेंट है तो जनरली हम उसको क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं. अब मेटल जो है वो कुछ इस तरीके का काम करता है कि मेटल हैव ए टेंडेंसी, मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. अब अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फॉर एग्जांपल मैं Na लिखूं यहां और Na जाके इधर क्या कर दे? Na पॉजिटिव बन जाए और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? लूज कर दे. तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी. तो मैं कहीं ना कहीं ये कह सकता हूं कि जहां मैं एनर्जी लगाऊंगा किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो वहां मैं आयनेशन एंथैल्पी की बात करूंगा. तो मैं कह सकता हूं कि मेटेलिक करेक्टर is linked या can be linked with ionization एंथैल्पी. बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है, इसके अंदर कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है. पीरियोडिक टेबल में दो तरीके के एलिमेंट हैं, मेटल और नॉन मेटल. उनके बारे में ये बात कही जा रही है. 10th से भी जो कनेक्ट है चैप्टर, 10th के अंदर आपने पूरा मेटल नॉन मेटल पढ़ा होगा, तो उसके अंदर ये कनेक्ट है. तो मेटेलिक करेक्टर को आप आयनेशन एंथैल्पी से भी लिंक कर सकते हो. अब मैंने बोला है कि मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को क्या करने की? लूज करने की. मींस जो मेटल जितना जल्दी से इलेक्ट्रॉन को, या जो एलिमेंट जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वही स्ट्रॉन्ग मेटल होगा. और स्ट्रॉन्ग मेटल अगर होना है तो मेरे पास आयनेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए. तो मैं लिखूंगा आयनेशन एंथैल्पी किस तरीके से इससे रिलेट होती है कि लोअर द आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर will be the metallic character. उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? मेटेलिक करेक्टर ज्यादा हो जाएगा. तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. तो मैं लिख देता हूं कि मेटेलिक करेक्टर is inversely proportional to ionization enthalpy. आयनेशन एंथैल्पी जितना ज्यादा, मेटेलिक करेक्टर उतना कम. आयनेशन एंथैल्पी जितनी कम, मेटेलिक करेक्टर उतना ही क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी मेटल के बारे में कि बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल के अंदर दो क्लास हैं. एक तो क्या बोलते हैं हम लोग? मेटल, और एक क्या बोलेंगे? नॉन मेटल. एक और प्रेजेंट होते हैं जिन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं. ये हम सेमी मेटल इनको हम बोलते हैं. दे हैव बोथ प्रॉपर्टीज लाइक मेटल एंड नॉन मेटल. उसके बाद मेटल हम किनको बोलेंगे? जिनके अंदर हमें सिल्वर लस्टर देखने को मिलता है. उनके अंदर
मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, तो उसी के बेस पे हमने कहा कि अगर लूज द इलेक्ट्रॉन है तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी से कनेक्ट हो रहा है, और लोअर द आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर विल बी द मेटेलिक कैरेक्टर। अब हम बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर कि ये किस तरीके से वेरी करता है, कि लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, किस तरीके से वेरी करेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, और इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट इन ए पीरियड कि जब मैं किसी पीरियड में जाऊंगा तो मेटेलिक कैरेक्टर किस तरीके से बिहेव करेगा। लेफ्ट टू राइट जब आप लोग जाओगे तो हम यहाँ लिखते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। मींस आप लेफ्ट में रहोगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली से एलिमेंट लूज कर सकते हैं, और यहाँ राइट में जब आप लोग जाते चले जाओगे तो इलेक्ट्रॉन के पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन, या एलिमेंट के पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इंक्रीज हो जाएगी। मींस नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं बात करूँ आपसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। जब आप सोडियम मैग्नीशियम की बात करते हो तो ये आपके होते हैं मेटल, ये वेरी लेफ्ट हैंड साइड है। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन की जब आप बात करते हैं तो इनको हम सेमी कह सकते हैं, इन्हें हम सेमी मेटल कह सकते हैं, या फिर मेटलॉइड्स भी इनको हम लोग बोल सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, तीनों के तीनों एलिमेंट है, इनको मैं क्या बोलूंगा, नॉन मेटल। इन्हें मैं बोलूंगा क्या, नॉन मेटल। दीज आर नॉन मेटल्स। मींस लेफ्ट टू राइट में मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। उसके बाद इन ए पीरियड हमने पढ़ लिया, इन ए ग्रुप के अंदर किस तरीके से वेरी करेगा। टॉप से बॉटम जब आप लोग आते हो तो क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो वो क्या होती है, डिक्रीज। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज टॉप से बॉटम आते आते जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियर चार्ज से दूर चला जाता है। सब पढ़ा चुका हूं मैं। और दूर जाने की वजह से उसके पास टेंडेंसी होती है इजिली से लूज होने की। तो टॉप से बॉटम जैसे जैसे आप आओगे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद जो आपका टिन, और देन हम लोग लिख ले लेड, पीबी। तो कार्बन आपका क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। कार्बन क्या हो गया आपका, नॉन मेटल। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्या हो गया आपके, मेटलॉइड। और ये दोनों के दोनों क्या हो गए आपके, मेटल हो गए, स्ट्रॉन्ग मेटल हो गए। इसके बाद एक और हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। उसके बाद जो आपका यहाँ आपका आ जाएगा एंटीमनी एंड क्या, बिस्मथ। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों के दोनों क्या हो गए, नॉन मेटल। टॉप से बॉटम में हम लोग बात कर रहे हैं। आर्सेनिक एंड बिस्मथ क्या हो गए आपके, मेटलॉइड, जो प्रॉपर्टी लाई करेगी मेटल एंड नॉन मेटल की। बिस्मथ आपका क्या हो गया, मेटल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको जनरली पढ़ते हैं। मतलब नॉर्मल सा ट्रेंड है कि टॉप से बॉटम में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, और लेफ्ट टू राइट में मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम लोग जब जो क्या नाम है 12th के अंदर सॉलिड स्टेट की बातें करेंगे, वहाँ मेटेलिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी की बातें होंगी, वहाँ इनके बारे में और थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे। लेकिन अभी केवल आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है आपको केवल अभी इतना ही जानना है 11th में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, आप इसको लिख सकते हो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा हाइड्रेशन एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम लोग, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, देखो हाइड्रेशन एनर्जी क्या कहती है कि इट इज द एनर्जी रिलीज, इट इज द एनर्जी रिलीज व्हेन an isolated gaseous ion is या gets hydrated
हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि किसी पार्ट को, किसी एलिमेंट को, किसी आयन को वाटर के मॉलिक्यूल्स के थ्रू आपस में या चारों तरफ से क्या कर लेना, राउंड ऑफ कर लेना, उसको घेर लेना, वो आपका हाइड्रेशन कहलाता है। और यहाँ हम लोग हाइड्रेशन को मेजर करेंगे इट इज मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल, मतलब यहाँ भी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो रिलीज इन एनर्जी हो रहा है तो उसको हम लोग किलो जूल पर मोल में और किलो जूल पर आयन में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास Na पॉजिटिव है विच इज इन गैस फॉर्म, अगर इसको हम लोग वाटर में डालते हैं तो Na पॉजिटिव फिर किस में आ जाएगा, एक्वस फॉर्म। मींस कोई चीज अगर वाटर में प्रेजेंट है तो उसकी वो एक्वस फॉर्म होती है। और यहाँ डेल H4 कैटायन, ये रिलीज ऑफ एनर्जी कैसा होगा, नेगेटिव में होगा। सिमिलरली Cl नेगेटिव है, ये गैसियस फॉर्म में है, इसको अगर मैं पानी में डालता हूं तो ये क्या बनेगा आपका Cl नेगेटिव इन एक्वस फॉर्म। तो यहाँ जो डेल H होगी वो क्या होगी, एनायन के लिए होगी, और एनायन के लिए अगर होगी तो ये भी आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ये वैल्यू भी कैसी होगी आपकी, नेगेटिव। तो टोटल हाइड्रेशन एनर्जी किस तरीके से फाइंड आउट की जा सकती है, डेल H4 कैटायन प्लस डेल H4 एनायन, ये टोटल आप लोग हाइड्रेशन एनर्जी को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये चैप्टर के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, इनके अंदर कोई इतना लार्ज क्राइटेरिया नहीं है कि इनको बहुत डीपली पढ़ा जा सके, कि छोटी मोटी बातें हैं जिन्हें हम जब केमिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे तो ये छोटी छोटी टर्म्स जो वहां उन टॉपिक्स के अंदर यूज होंगी। तो अभी केवल हम इनके बारे में एज ए डेफिनेशन बातें कर रहे हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या करूं, अब आता है हाइड्रेशन रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस। हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा इसको समझो, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ ए पर्टिकुलर आयन up to that distance from the nucleus to of a particular ion up to that point at which the associated water molecule are immobile। इमोबाइल का मतलब है मोबिलिटी होती है मूवमेंट के लिए, लेकिन इमोबाइल जब मैं लिख देता हूं कहीं तो उसका मतलब आपका क्या कि मूवमेंट नहीं हो रही है। मतलब हाइड्रेटेड रेडियस किस तरीके से बिहेव कर रही है, मैं ऊपर इसको करूंगा, आप इसको जो है नोट कर सकते हो। हाइड्रेशन एनर्जी को मैं इसको मिटा रहा हूं और यहाँ हम लोग बात करेंगे हाइड्रेटेड रेडियस की, कि ये हाइड्रेटेड रेडियस क्या है। कि ये कह रहा है कि यहाँ आपके पास Na पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। किसी भी एटम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकाल सकते हो, लेकिन न्यूक्लियस के लिए केवल आप न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर उसको बाहर निकाल सकते हो, अदरवाइज न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। अब क्या होगा, इसके आसपास जब वाटर मॉलिक्यूल आएगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके अंदर दो पार्ट है, हाइड्रोजन को आप लोग कह सकते हो पॉजिटिव पार्ट, ऑक्सीजन को क्या कह सकते हो, नेगेटिव। तो इसको मैं इस तरीके से शो कर सकता हूँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो इसको सराउंड करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल इसको क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। तो मैं इसको इस तरीके से दिखा रहा हूँ कि ये इसका पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव पार्ट है तो इस तरफ कौन सा पार्ट रहेगा, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, उसके बाद यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब यहाँ आप लोग एक अगर लेयर बना देते हैं इस तरीके से, ये एक सफेयर बन गया। अब इसके सोडियम के आसपास और भी आउटर लेयर में भी और भी कई सारे एलिमेंट या मॉलिक्यूल रहेंगे वाटर के, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, मींस जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल रहेगा वो इसके पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट कर रहा होगा। मतलब ये कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट हो रहा है। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो कि ये मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया, तो इस पे डेल नेगेटिव चार्ज है, इन पे क्या चार्ज है, डेल पॉजिटिव। तो जो हाइड्रोजन पार्ट है वो बाहर की तरफ है, ऑक्सीजन पार्ट क्या है, जो नेगेटिव पार्ट है वो Na पॉजिटिव की तरफ है। सिमिलरली एक और वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो इस तरीके से इसको चारों तरफ से क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सिमिलरली यहाँ ये डेल नेगेटिव, इधर क्या हो जाएंगे, डेल पॉजिटिव,
यहाँ ये डेल नेगेटिव, ये क्या हो जाएंगे डेल पॉजिटिव एंड डेल पॉजिटिव। ये सिमिलरली यहाँ डेल नेगेटिव, ये क्या हो जाएंगे डेल पॉजिटिव एंड डेल पॉजिटिव। इस तरीके से इस Na पॉजिटिव को चारों तरफ से क्या किया हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल ने अट्रैक्ट किया हुआ है। और ये केवल एक लेयर नहीं है, यहाँ कई सारी लेयर होती हैं डिपेंडिंग ऑन द चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन। जो कैटायन यहाँ प्रेजेंट है उस पर चार्ज कितना प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ वाटर मॉलिक्यूल आते हैं। तो यहाँ हम लोग रेडियस की अभी केवल बात कर रहे हैं कि रेडियस किस तरीके से वेरी कर रही है। तो ये नेगेटिव पार्ट हो गया। इसके बाद अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, उसके बाद यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब ये एक और सफेयर हमने बना दिया, ये एक और सफेयर बन गया। अब यहाँ जब मैं रेडियस की बात करता हूं तो देखो इस न्यूक्लियस से लेके और यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या बोलूंगा, हाइड्रेटेड रेडियस। इसे क्या बोलूंगा मैं, हाइड्रेटेड रेडियस। मैंने लिखा भी है कि इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस से लेके ऑफ ए पर्टिकुलर आयन, किसी पर्टिकुलर आयन के अंदर, अप टू दैट पॉइंट, ये वो पॉइंट है, अप टू दैट पॉइंट एट विच द एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल, ये एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल है, आर इमोबाइल। अब मींस ये वाटर मॉलिक्यूल इमोबाइल है, ये कहीं नहीं जाएंगे जब तक ये Na पॉजिटिव यहाँ प्रेजेंट है, ये इसी से चिपके रहेंगे, इसी को अट्रैक्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी हाइड्रेटेड रेडियस होगी। इस रेडियस को आप लोग बोल सकते हो आउटर हाइड्रेटेड रेडियस, इसे हम कह सकते हैं आउटर हाइड्रेटेड रेडियस। और ये जो रेडियस है इसको हम लोग कह सकते हैं इनर हाइड्रेटेड रेडियस, इसे हम कहेंगे इनर हाइड्रेटेड रेडियस। तो ये आपकी हाइड्रेटेड रेडियस के बारे में कॉन्सेप्ट था कि एक हाइड्रेशन एनर्जी होती है। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या था कि किसी आयन को जब वाटर मॉलिक्यूल क्या कर ले, सराउंड अप कर ले, तो वहां रिलीज ऑफ एनर्जी जो होता है उसको हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी कह रहे थे। इसके बाद हमने हाइड्रेटेड रेडियस पढ़ा है, मींस जो आयन को क्या नाम है, क्या किया जाएगा, चारों तरफ से सराउंड अप किया जाएगा। तो जितना मैक्सिमम पॉइंट होगा अप टू दैट पॉइंट एट विच द एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल, मैं काम को यहां तक भी दिखा सकता था कि देखो यहां तक केवल जो है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जहां तक वाटर मॉलिक्यूल उस आयन तक जो है चिपकते चले जाएंगे, वहां तक पॉइंट को हम लोगों को क्या बोलना है, हाइड्रेटेड रेडियस बोलना है। अगर इससे एक और ज्यादा लेयर होती और मतलब इस पे ज्यादा और चार्ज होता तो और भी लेयर होती तो और ज्यादा हम लोग क्या कह सकते थे कि इस पे जो वाटर मॉलिक्यूल कई सारे और होंगे तो ये रेडियस और भी बढ़ सकती थी। मींस ये पॉइंट कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड ऑन चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रेटेड रेडियस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, आप इसको नोट करो, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, हाइड्रेटेड नंबर की बात हम लोग करेंगे। हाइड्रेटेड नंबर, हाइड्रेटेड नंबर बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इट इज द नंबर of water molecule, it is the number of water molecule which are present around the particular आयन। किसी आयन के आसपास जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे उसको हम लोग हाइड्रेटेड नंबर कह देंगे। फॉर एग्जांपल मैं Na पॉजिटिव ले लेता हूं, इसके सराउंडिंग में मैं XH2O देख रहा हूं, X मींस कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम इसको किस तरीके से शो कर देंगे कि Na इंटू H2O का होल X, और ऊपर चार्ज जो इसका पॉजिटिव चार्ज था इसको यहां मैं रख दूंगा। उसके बाद सिमिलरली Cl नेगेटिव हो गया, इसके लिए मान लो मैं Y मोल ऑफ H2O देख रहा हूं, तो Cl यहाँ क्या हो जाएगा, H2O का होल Y, और ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा इस पे नेगेटिव। तो यहाँ जो Na पॉजिटिव के लिए जो हाइड्रेटेड नंबर है वो कितना है X, और Cl नेगेटिव के लिए जो हाइड्रेटेड नंबर है वाटर का वो कितना है Y। सिंपल सा डेफिनेशन है। अब जो ये नंबर है ये किसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है, मैं सब डेफिनेशंस की बात कर लूं कि हाइड्रेशन एनर्जी, उसके बाद हाइड्रेटेड रेडियस, और उसके बाद हाइड्रेटेड नंबर जो होंगे ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन चार्ज पर यूनिट एरिया। अब ये मैं आपको समझाता हूं कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। मतलब आपको एक सीधी सी बात ध्यान रखनी है, जितना ज्यादा
चार्ज प्रेजेंट होगा, या मैं कह दूं कि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज जो है प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मैं लिथियम लिखता हूं, आपको समझाता हूं मैं एक बार तरीके से। इसको हम लोग मिटाते हैं और यहां हम लोग बात करते हैं Li पॉजिटिव की। उसके बाद Li पॉजिटिव के बाद हम बात करेंगे Na पॉजिटिव, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, Cg। इनकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ कहाँ ज्यादा होगा हाइड्रेटेड नंबर, हाइड्रेटेड रेडियस या फिर हाइड्रेटेड जो है हाइड्रेशन एनर्जी, वो सबसे ज्यादा किस में होगी? Li पॉजिटिव में होगी, फिर Na पॉजिटिव में, फिर K पॉजिटिव में, फिर Rb पॉजिटिव में और फिर किस में? Cs पॉजिटिव में। अब ऐसा क्यों है कि देखो जब Li पॉजिटिव की बात होगी तो इसका साइज है स्मॉल। जितना साइज स्मॉल होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसके अंदर, जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, वो वाटर मॉलिक्यूल को उसके जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको उतना ही ज्यादा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसमें जितना ज्यादा क्या होगा? साइज स्मॉल होगा। यहां तक आते आते साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज। तो साइज जितना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा उतना ही जो है वाटर मॉलिक्यूल दूर से अट्रैक्ट होगा। मींस इसका न्यूक्लियर चार्ज किसी वाटर मॉलिक्यूल को इजीली से अट्रैक्ट नहीं कर सकता। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका साइज क्या है? लार्ज, और यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो दूर से इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो इसका इफेक्ट ज्यादा दूर तक नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इसका साइज क्या है? स्मॉल, तो इसका इफेक्ट जो काफी दूर तक होगा। तो इसका हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड नंबर या फिर हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ ज्यादा होगी और Cs पॉजिटिव में क्या होगी? कम होगी। सिमिलरली इसके बाद दूसरे पीरियड की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं यहाँ लिख दूं लिथियम के बाद अगर हम लोग बात करें जो है F नेगेटिव, या मैं एनायन की जब मैं बात करता हूं, F नेगेटिव इज ग्रेटर देन Cl नेगेटिव इज ग्रेटर देन Br नेगेटिव एंड इज ग्रेटर देन I नेगेटिव। ये इसका हाइड्रेटेड नंबर होगा। मींस जब टॉप से बॉटम जब हम लोग आ रहे हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेटेड रेडियस एंड हाइड्रेटेड नंबर क्या होते जा रहे हैं? डिक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि डिपेंड करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया के अंदर। उसको मैंने आपको एक अलग लैंग्वेज में समझाया है कि जितना ज्यादा यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो यहाँ भी है, लेकिन इसका साइज स्मॉल है। साइज स्मॉल होने की वजह से इसके पास ज्यादा टेंडेंसी है किन्हीं वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की। जैसे F नेगेटिव के पास ज्यादा टेंडेंसी है वाटर मॉलिक्यूल को क्या करने की? अट्रैक्ट करने की। मींस F नेगेटिव को इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल घेर के रखेंगे कि इस तरफ कौन आ जाएगा? आपका H, और ये ऑक्सीजन से ये डेल पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, और इधर क्या होगा? डेल नेगेटिव। तो ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको इस तरीके से घेरेंगे क्योंकि इसका साइज स्मॉल है। जितना साइज स्मॉल होगा, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन नंबर और हाइड्रेटेड रेडियस उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये आपका हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट था, जिसमें हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन रेडियस या हाइड्रेटेड नंबर की बात की है मैंने, और ये एक ऑर्डर मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से वेरी करता है। इसके बाद एक और टॉपिक की हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी, ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है। आयनिक मोबिलिटी का मतलब है इट इज द टेंडेंसी of an ion to move in aqueous medium। स्पेलिंग मिस हो जाती है कभी कभी। तो ये आपका क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन आयन टू मूव इन एक्वस मीडियम, कि कोई आयन प्रेजेंट है एक्वस मीडियम में, उसके पास कितना टेंडेंसी है मूव करने का। मैं लिख देता हूं कि जो आयनिक मोबिलिटी है, आयनिक मोबिलिटी जो होगी वो अपोजिट होगी, जो ऊपर हमने ऑर्डर लिखे हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय हाइड्रेशन नंबर। जितना ज्यादा हाइड्रेशन नंबर होगा या जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी या जितना ज्यादा हाइड्रेशन रेडियस होगी, किसी भी टर्म को आप यहाँ लिख सकते हो, उसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मींस इसका अपोजिट ऑर्डर यहाँ बन जाएगा। मींस आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा किस में हो जाएगी? CS पॉजिटिव में हो जाएगी। मींस यहाँ लेस देन Na पॉजिटिव हो गया, देन K पॉजिटिव इज लेस देन, उसके बाद क्या हो गया आपका? सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, एंड देन क्या? Cg।
सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी इसकी होगी, क्योंकि इसको वो इतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेरेंगे ही नहीं। जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो सबसे ज्यादा किसके पास होंगे, Li पॉजिटिव के पास, तो इसका आयनिक मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगा। इसका आयनिक मोबिलिटी क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर या टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने बात की है मेटेलिक कैरेक्टर की, देन कुछ हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन नंबर, हाइड्रेटेड जो है रेडियस के बारे में, और उसके बाद हमने आयनिक मोबिलिटी पढ़ा है। अब आपके केवल 2 टॉपिक रह गए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे वैलेंसी की, कि वैलेंसी क्या होती है। हालांकि 10th के टॉपिक बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। उसके बाद एक आपका टॉपिक रहेगा डायगोनल रिलेशनशिप, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है ये। एक इसके अंदर बात करेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड रिड्यूसिंग नेचर की। ये छोटे छोटे से टॉपिक है। हालांकि ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड रिड्यूसिंग नेचर आपके आने वाले जो चैप्टर्स होंगे या टॉपिक्स होंगे जो केमिस्ट्री के अंदर, उनमें ये कहीं ना कहीं लिंक करते हैं। इनकी बातें आप लोग वहां इजीली से समझ पाओगे। अभी केवल हम एज ए डेफिनेशन इस बात को पढ़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का पूरा कॉन्सेप्ट रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के अंदर आता है, तो वहां इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल इसका डेफिनेशन की बात करेंगे। वैलेंसी हो गया, डायगोनल रिलेशनशिप, और ये कॉन्सेप्ट हमारे रह गए हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर खत्म करेंगे। तो अभी केवल आप लोग इतना पढ़ो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलेंगे स्टूडेंट्स। सो थैंक यू टू ऑल।